देखो मेंबर पासिंग जो रूल्स है बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, तो आप पहले मेंबर पासिंग रूल्स कॉपी में पढ़ लीजिए, लेकिन दिक्कत ये आती है कि उसको याद करने में हम लोग भूल जाते हैं। तो मैं यहाँ आपको समराइज़ कर देता हूँ मेंबर पासिंग रूल्स सिर्फ 2 पॉइंट्स में, तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो पहला पॉइंट ये है कि जो है कि मेंबर यानी मेथड या वेरिएबल कोई भी इंस्टेंट हो या स्टैटिक हो, दोनों के लिए अगर एक ही क्लास के अंदर आपने किसी मेथड या वेरिएबल को इंस्टेंट या स्टैटिक कुछ भी डिक्लेयर किया हो और अब उसी सेम क्लास में ही आप किसी दूसरे फंक्शन में उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ वेरी इजीली, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ गए? आप एक इंस्टेंस मेथड उठाते हैं और वो एक क्लास के अंदर है, सेम क्लास के अंदर, और उसी इंस्टेंट मेथड को किसी अगले फंक्शन में बॉक्स में यूज़ करना चाहते हैं, इंस्टेंट मेथड ही है, इजीली यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक के लिए भी यही बात है, स्टैटिक मेंबर्स को उठाते हो उसी सेम क्लास में दूसरे स्टैटिक फंक्शन या मेथड में यूज़ करना चाहते हो, यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉल कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि मेथड इंस्टेंट हो या स्टैटिक, अगर तुमने सेम क्लास छोड़ के दूसरे क्लास में जाओगे तो बहुत लोचा होगा, तब दिक्कत है। जब भी आप एक क्लास में मान लीजिए किसी फंक्शन को इंस्टेंट या स्टैटिक कुछ भी डिक्लेयर किए हैं, अब उसी फंक्शन मेथड को मेंबर को आप किसी दूसरे क्लास में यूज़ करना चाहते हैं, तो जावा का पहला क्लास में जो मैंने आपको नियम बताया था कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, आप कॉल कर सकते हैं। तो वही दूसरे क्लास में आपको स्टैटिक या इंस्टेंट जो भी मेथड रहेगा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा और ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप उसको कॉल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं दूसरे क्लास में भी। तो ये तो 2 रफ पॉइंट हुआ जिससे आप चारों पॉइंट्स को रिमेंबर कर सकते हैं। स्टैटिक में आते हैं, स्टैटिक में थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं, तीसरा पॉइंट, वो ये एडिशनल खूबियाँ ये हैं स्टैटिक की कि अगर आप चाहते हो कि एक सेम क्लास है, उसी क्लास का आपने एक मेथड को फंक्शन को आपने मेंबर को स्टैटिक बोला है और उसी सेम क्लास में एक और फंक्शन है, एक और मेथड है, चलो एक और मेंबर है जो इंस्टेंस है, तो आप स्टैटिक वाले मेंबर को इंस्टेंट मेंबर के अंदर से पार कर सकते हो सेम क्लास के अंदर बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। लेकिन दोस्त इंस्टेंट के साथ ये चीज़ नहीं, इंस्टेंट स्टैटिक से पास नहीं होगा, उसके लिए अलग तरीका है। तो अगर हमको सेम क्लास हो या दूसरा क्लास हो और अगर इंस्टेंस मेंबर को हम चाहते हैं कि स्टैटिक से पास हो जाए, तो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। इट डजेंट मैटर कि हम सेम क्लास में कर रहे हैं या किसी और क्लास में कर रहे हैं, अगर इंस्टेंस को तुम्हें स्टैटिक से पास करना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो अब ये 3 पॉइंट्स को याद रखिए तो इजीली आप समराइज कर दिया मैं 3 पॉइंट्स में जो आप याद रख सकते हो इंस्टेंट को। अब देखो कॉलिंग का तरीका जो होता है, कॉलिंग करने के एक अलग चीज़ है इससे हट करके, वैसे मेंबर पासिंग रूल्स से अलग है कि कॉलिंग कैसे करेंगे। तो कॉलिंग आप रेफरेंस वेरिएबल डॉट जो है कि नहीं आप मेंबर कर दो, इंस्टेंट कर दो, रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से कॉल कर सकते हो सब जगह। इंस्टेंट में एक और तरीका है कॉल करने का, वो है कि आप क्लास नेम से भी यानी a.i भी करके, वहाँ r.i करते थे, यहाँ a.i भी स्टैटिक में कर सकते हो। तो सिर्फ इंस्टेंट का एक एडिशनल प्रॉपर्टी है। अदरवाइज आप सिंपल याद रखो ना कि रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से कॉल करेंगे तो r.i करके कॉल करेंगे, तो ये बहुत ईजी चीज़ हो गई। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू वगैरह आप बुक में देख लो, यहाँ जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू टेक्स्ट है इसको क्योंकि यूज़फुल है याद करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोकल और इंस्टेंट वेरिएबल के अंदर कुछ कंपेरिजन्स हैं जिसको हम लोग कर लेते हैं। आपको पता है लोकल को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इंस्टेंट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब देखो यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है, ये इंट आई जो ये लोकल वेरिएबल है, और एक दूसरा फंक्शन है void gs, इसके अंदर हम इंट को कॉल करें तो नहीं कर सकते क्योंकि ये तो लोकल वेरिएबल का स्कोप लोकल होता है तो एरर शो कर देगा। लेकिन अगर तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो जावा में भी लोकल वेरिएबल होता है दोस्तों। जावा में 3 तरह के होते हैं, इंस्टेंट, स्टैटिक और लोकल, 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। तो अगर हम लोकल वेरिएबल जावा में यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ भी तो लोकल का जो प्रॉपर्टी सी में एग्जिस्ट करता है वही सेम प्रॉपर्टी जावा में भी लोकल के लिए है, तो फिर लोकल को हम लोग कॉल नहीं कर पाते। तो अगर लोकल वेरिएबल को हम लोग डबल यूज़ करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखो क्या है, क्लास ए है, यहाँ पर मान लो मैंने एक इंस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यहाँ एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब लोकल वेरिएबल डिक्लेयर इंस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर दियो, ठीक है, ये अपना बॉक्स बनाया। अगर इस सेम फंक्शन में कॉल करता हूँ एस को तो आई को, तो वो ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो उसी फंक्शन में एक और हम काम, ये सब कोई ये ज़रूरत नहीं इस लाइन के लिए, हमने लिख दिया है, यहाँ तो करते तो ठीक है। अब देखो तुम क्या करो, एक्स इक्वल ये कर दोगे, ये भी इस पॉइंट पर मत आओ, सीधे यहाँ पर आओ। अगर मैंने उसी क्लास के अंदर एक और फंक्शन बनाया void f, इसके अंदर SOPI करते हैं, आई तो एरर हो जाएगा क्योंकि आई तो लोकल वेरिएबल है। लेकिन एक्स को अगर कॉल करते हैं
तो एक्स ईजिली कॉल हो जाएगा। इसका मतलब कि एक्स चूँकि आपको क्या है इंस्टेंट है। तो अगर हमको यहाँ पर आई को कॉल कर रहे हैं तो कैसे होगा? तो सिंपल है दोस्त, आई के वैल्यू को कॉल करना होगा। तो कैसे हम लोग करेंगे? ये तो बात हुई। तो यहाँ पर x इक्वल टू आई कर देंगे। जब x इक्वल टू तुम आई करोगे और तो अगर तुम कॉल करना चाहोगे तो x इक्वल टू आई एक्स प्रिंट होगा। एक बात जो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक कर रही होगी, यार मैंने आई तो ऐसा लोकल वेरिएबल को ऐसा है कि अगर आप इनिशिएट नहीं करोगे तो जावा में एरर दिखाता है। सी में अलग बात है, गार्बेज वैल्यू दे देता है, लेकिन एक प्रॉपर्टी जो सी और जावा में फ़र्क आता है। अगर पूछे कि बताओ लोकल वेरिएबल कौन सा प्रॉपर्टी सी में अवेलेबल है जो जावा में, तो एकमात्र वही प्रॉपर्टी है कि सी में आप लोकल वेरिएबल्स को अगर बिना इनिशिएट कराए चलाते हो तो भी चलता है, बस गार्बेज वैल्यू आउटपुट दे देगा। लेकिन जावा में वो सीधे एरर दिखा देगा, क्यों गार्बेज वैल्यू बेफालतू का गार्बेज वैल्यू क्यों दिखाएगा। तो यहाँ पर आपके दिमाग में ये बात जरूर खटक रही होगी, जैसे ये प्रोग्राम का आधा बॉडी, मैं आपको पूरा बॉडी दिखाता हूँ, इसीलिए यहाँ पर कॉल यहाँ पर बिना इनिशिएट के मैंने चला दिया, क्योंकि देखो पूरा बॉडी देखो। अब एक अलग क्लास है प्रोवाइड कर दिया, अगर इस पी आई दिखाएंगे तो एरर दिखाएगा, तो आई हम लोग को दिखाना है नहीं। अगर एक्स भी दिखाते हैं तो ये भी क्या दिखाएगा? एरर दिखाएगा। तो कैसे कॉल करूँ इस एक्स को? सिंपल है, देखो ए आर कर देंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एक्स के लिए, ए कर देंगे और इसमें 3 पास करेंगे। ये जो 3 पास करेंगे ये कहाँ पर आएगा? उड़ते उड़ते यहाँ पर आएगा। और ये इंट, चूँकि ये आपका कंस्ट्रक्टर है, ध्यान से देखो, ये कंस्ट्रक्टर की तरह हो गया दोस्त, देखा? तो क्योंकि क्लास नेम आपने ए यूज़ किया तो उसके अंदर जो आर्गूमेंट पास हो उसमें तो जाएगा। इसमें क्या आई इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, और ये 3 क्या होगा? फिर यहाँ से इंट आई एक्स के पास यहाँ आएगा, तो आई इक्वल टू एक्स है, नहीं आई का वैल्यू एक्स में चला जाएगा, 3 इसमें आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर अगर तुम प्रिंट कराते हो एक्स, ये ईजिली 3 तुमको दे देगा। यानी हमने देखा लोकल वेरिएबल आई को वैल्यू हम लोग यहाँ यूज़ कर लिए, यहाँ दिखाती है ईजिली। जो लोकल वेरिएबल आई में 3 वैल्यू गया है, इनिशिएट किए यहाँ पर नीचे जो 3, ये 3 तो यहाँ प्रिंट हो गया। यानी लोकल वेरिएबल को हमने दूसरे फंक्शन में भी रीयूज़ कर लिया। सबसे बड़ा डिबेट क्या था? रीयूज़ नहीं हो पाता था लोकल वेरिएबल को, हमने यहाँ यूज़ कर लिया। और इतना ही नहीं, उसको एक अलग क्लास में भी देखो हम रीयूज़ कर रहे हैं, SOP r.x कर दिया, तो यहाँ भी प्रिंट आएगा, आई का रीयूज़ कर लिया। तो ये चीज़ था। अब आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह पर। देखो ऐसा है कि तुम जावा जिस स्टाइल से सी में तुम प्रोग्रामिंग लिखते थे, सेम उसी स्टाइल से तुम जावा में प्रोग्रामिंग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर अगर तुम लिखते हो उस स्टाइल से, तुम्हारा फ़ायदा क्या होगा? जावा तो आया ही सी का प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, तो आपने जावा का फ़ायदा कहाँ उठाया? जावा सीखने का कोई मतलब नहीं बनता जब आप सी से लिखते हो तो फिर उसी को कम करने के लिए उसी को समझते हैं कैसे फ़ायदा होता है। तो देखो अगर मान लो कोई एग्जाम्पल पूछ दे कि जब हम लोग जावा के जो ये है कंप्यूटर नहीं, जो उसका सॉफ्टवेयर जिसमें वर्क कराते हैं, रन कराना है, तो हम लोग सी के स्टाइल से प्रोग्राम लिख सकते हैं। फिर जावा के स्टाइल से क्यों लिखें? तो फिर मैं ये उसको आप सिंपल ये बोलो कि सर हम जब जावा के सॉफ्टवेयर में जावा से प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं तो फिर सी से क्यों लिखा? आप मुझको इसका जवाब दीजिए तो मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। ऐसा बोल दिया सर। खैर हम लोग आप जब बेस पॉइंट पर आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 हम लोग का मान लीजिए काम करना। अगर सी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम जा रहे हो तो देखो क्या करो, वॉइड ऐड करोगे, इंट ए बी 2 इंटीजर लोगे, इंट एस इक्वल टू ए प्लस बी करोगे, स्कोप करोगे, वॉइड। फिर सब्ट्रैक्शन के लिए अगर तुम यहाँ पर एक अलग फंक्शन बना रहे हो, वॉइड सब्ट्रैक्शन इंट एस इक्वल टू ए माइनस बी, तो ये एरर दिखा देगा। इसको जब लेकर तुम चलोगे तो ये एरर हो जाएगा। क्यों एरर होगा दोस्त? क्योंकि तुमने इनिशिएट तो यहाँ पर किया दोस्त, फिर आपको इसमें भी इनिशिएट करना होगा इंट ए बी को, क्योंकि ये तो लोकल है, 2 जगह इनिशिएट हो नहीं सकता, 2 जगह काम नहीं कर, स्कोप ही लोकल है इसका। तो देखो एडिशन के लिए फिर हमने 2 ऐड लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए भी 2 लेंगे। असल में सर ने क्या एक चीज़ 2 लेंगे, असल में ये तो 3 हो जा रहा है, लेकिन सर मान लो 2 ही ले रहे हो। एडिशन के लिए 2, सब्ट्रैक्शन के लिए 2, हालांकि यहाँ 3 होगा, एस इंट एस जो लिख रहे हैं, तो एस भी तो एक मेमोरी है 3, अगर मान लो चलो 2 ही ले रहे हो, एस को छोड़ो अभी, ये कॉम्प्लेक्सिटी कम कर समझाने के लिए देख लो, समझने के लिए 2 मान लो जनरेट करेगा, सब्ट्रैक्शन भी 2 करेगा, मल्टीप्लिकेशन के फिर 2 लेना होगा इंट तुमको, डिवीजन के लिए भी अलग से 2 को डिक्लेयर करना होगा वेरिएबल ए बी को फिर से। तो टोटल कितने ब्लॉक यूज़ कर रहे हो? 8, यानी नंबर्स ऑफ मेमोरी पर हेड ज़्यादा होंगे, बहुत लॉस होगा। उसको कम कैसे किया? तो चलो जावा में आते हैं। जावा में क्या तरीका मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था कि लोकल वेरिएबल का यूज़ कैसे हम लोग कर सकते हैं। अगर एक इंस्टेंट वेरिएबल मैंने वहाँ डिक्लेयर, वहाँ पर आई के साथ एक एक्स को इंस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो आपने देखा था कितने ईजीली हम उस एक्स के हेल्प से आई को हर जगह, हर अलग फंक्शन, हर अलग क्लास में यूज़ कर लेते हैं। तो सेम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट, हमको तो 2 लोकल वेरिएबल लेने ही है, तो 2 लोगों के साथ 2 इंस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर क्यों नहीं करते? तो वही काम किया, तो इंस्टेंट वेरिएबल यानी टोटल 4 ब्लॉक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी 50% कॉम्प्लेक्सिटी घटा गया। वहाँ 8 था, यहाँ 4 हो गया, 50% तो हमने कॉम्प्लेक्सिटी घटा दी। चलो देखते हैं कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। क्लास ए करते हैं, इंट ए बी, ये इंस्टेंट हो गए।
ठीक है। अब देखो ये लोकल आ गया, इंट सी इक्वल टू 2 इंट डी इक्वल टू 2, ये दो लोकल आ गए। लोकल सॉरी इंट, अभी एक दो को बोलो दोस्त, इंट सी और इंट डी, ये तुम्हारा लोकल हो गया। और इंट ए इंट बी, ये तुम्हारा ए बी जो है आपको ये है ग्लोबल है, सॉरी इंस्टेंट है। अब क्या करते हैं, ए इक्वल टू सी कर दिया और बी इक्वल टू डी कर दिया, ताकि ये जो लोकल वेरिएबल्स थे सी और डी सीधे ए और बी में घुस जाएं, इनका वैल्यू। अब आते हैं यहाँ क्या करेंगे, वाइड ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिया, इंट ए इक्वल टू सी प्लस डी लिखा, सी प्लस डी लिखो तो एरर हो जाएगा, क्योंकि लोकल को यहाँ कॉल नहीं कर सकते, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रोग्राम में से काट के फेंको। सीधे आते हैं इंट एस ए प्लस बी कर देते हैं। ए प्लस बी कर दोगे तो ये ए बी ऐड होंगे, लेकिन ए बी में किसका वैल्यू स्टोर हुआ है, डी का। तो चलो ठीक है, SOP सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट। ऐसा अभी इसका वैल्यू 5 मत देखो तो सभी आया नहीं। अब हम लोग अपना कॉलिंग फंक्शन पर आते हैं, सब्सट्रैक्शन का भी काम कर देते हैं। इंट एस इक्वल टू एम एस बी कर देंगे। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चाहे तो हम दे सकते हैं, क्या ज़रूरत है, लेकिन चाहे तो लिख सकते, लिखना चाहिए था प्रोग्राम में, लेकिन लिखने का टाइम नहीं बचा था तो उन दोनों को स्किप कर दिया। उनको भी सिंपली यहाँ पर एक वाइड मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इंट एस इक्वल टू इंट बी करना होगा, तो सब आप बच्चे वाली बात है, खुद से कर सकते हो। अब आते हैं पब्लिक क्लास टेक्स्ट, जो मेन है पर आते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन करते हैं, कर दिया। तो यहाँ पर ए डॉट आर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू ए 2 और 3 डाल दिया, आर डॉट एड आई डॉट ऑपरेशन को कॉल कर दिया। यहाँ से ये इधर ये जो वैल्यू है पास होगा, और पास होकर सीधे कहाँ जाएगा, यहाँ पर सी इक्वल टू 2 हो जाएगा और डी इक्वल टू 3 में। ये कंस्ट्रक्टर है, देख लो कंस्ट्रक्टर है, और ये कौन सा पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर है, आप ध्यान से देखो है कि नहीं पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर। तो ये दोनों यहाँ पर आ गए। आने के बाद फिर क्या होगा, जैसे ए भी हम लोग अंदर में क्यों, ये भी ध्यान रखो, इसलिए हम लोग ये अंदर में क्लियर करते हैं कि हम लोग एक पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर बना लें, तभी कॉल करते हैं। आपके मन में आता है पब्लिक स्टैटिक टैक्स नीचे लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर क्यों लिख रहे हैं नीचे फिर से। देखो ये मेन मेथड है। ऐसा होता है कि पब्लिक जो है हर जगह से कॉल करने लायक है, स्टैटिक है, तो हम लोग जो मेन फंक्शन है स्ट्रिंग में ऐसे स्टैटिक वाइड में, स्टैटिक जो क्लास है आपको उसमें सारा फंक्शन है, मैक्सिमम फंक्शन समराइज होता है। तो ऐसा जब सारा फंक्शन है तो क्यों नहीं एडिशन का फंक्शन भी उसी में है और सब्ट्रैक्शन का फंक्शन भी इसी में है, तो हम लोग इसी में फंक्शन को कॉल करते हैं, तब आराम से काम हो जाता है। अगर हम लोग इससे अपने वाले प्रोग्राम क्लास ए में कॉल करेंगे फंक्शन को, तो हम लोग उस फंक्शंस का एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का दोनों का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तब जाकर हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं क्योंकि इस क्लास में ही वो फंक्शन रहता है। क्लियर, ये क्लियर हुआ ना, क्यों हम लोग अलग से ये बना के क्यों यहाँ पर आर डॉट ऐड आर डॉट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यही क्यों नहीं करते रहे ए में ही, क्योंकि ये आपके क्लास ए में एडिशन सब्ट्रैक्शन बोले कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको स्ट्रिंग क्लास से कॉल करना होगा उस फंक्शन को, और कॉल करने के लिए हम लोग को क्लास ए में फिर ऑब्जेक्ट बनाना होगा दो फंक्शंस का। तो फिर तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपको 4 काम करने हैं, चारों के ऑब्जेक्ट बनाने में, 4 ऑब्जेक्ट बनाओ, 4 मेमोरी ब्लॉक फिर से ब्लॉक करोगे, और यहाँ तो तुमको कोई मेमोरी ब्लॉक करना नहीं पड़ा, सिर्फ एक मेमोरी ब्लॉक एक ऑपरेशन के लिए तुम ब्लॉक कर रहे हो। तो ये फ़ायदे हैं। मेन हमेशा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मेन ही लिखना पड़ेगा, तुम चाहो तो इसको ये वाला पार्ट हटा करके यही तुम अपना काम लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या होगा, फिर एडिशन के टाइम में 2 कॉल, समझ रहे हो ना, दिक्कत बहुत होगी बेसिकली। खैर हम लोग आते हैं, यहाँ 2 और 3 डाल दिया तो सीधे यहाँ 2 और 3 पुट हो जाएगा ए और बी में, सी और डी का वैल्यू घुस जाएगा 2 और 3, और 2 और 3 ऐड हो गया, यहाँ 5 दे देगा, और ये क्या देगा 2 और -3 -1 आ जाएगा। तो अब देखो कितने ईजीली हमने करा लिया। लेकिन दोस्त अभी हमने सिर्फ 50%। अब देखो सी में आते हैं हम लोग, इंट आई इक्वल टू 10 ले लिए, ग्लोबल हो गया, ठीक है। सी में ही देखते हैं कि देखो अब जैसे 50% यहाँ मैंने कम किया था ना, हम चाहते हैं कि और कम हो जाए। मैं चाहता हूँ कि 2 जो 4 हम यूज़ करें, 4 नहीं सिर्फ 2 ही। देखो असल में जो हम लोग का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न है, इनमें कितने वेरिएबल्स चाहिए दोस्तों बताओ, 2 चाहिए, 2 से तो हम लोग काम हो सकता है, फिर हम 4 क्यों लें। तुमने ठीक कहा, हमने 50% कॉम्प्लेक्सिटी कम कर दी, लेकिन तुम लॉजिकली सोचो, हमको तो चाहिए 2, फिर हम 4 ले रहे हैं। यानी जावा ने ठीक तो किया, लेकिन अभी भी 4 मेमोरी हम लोग 2 बिट्स बर्बाद कर रहे हैं दोस्त। हम लोग का लॉजिकली देखो तो 2 बिट्स में काम हो जाना चाहिए, अभी भी 2 एक्स्ट्रा लग रहा है, तो हम चाहते हैं इसको जो 2 एक्स्ट्रा लग रहा है इसको भी हटाओ और 2 पे लेके आओ, जितना का ज़रूरत है उतना ही रहे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से सी में देखना होगा कुछ। वो देखो कि देखो सी में एक चीज़ तुम देखो, इंट आई इक्वल टू हम लोग 10 लिखते हैं, तो ये क्या है, ग्लोबल हो गया, बाहर आया। अब वाइड मेन में आते हैं, इंट जे इक्वल टू 20 लिखते हैं, ये लोकल हो गया। फिर प्रिंट एफ आई करोगे तो 10 प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ डी जे करोगे तो 20 प्रिंट होगा। ध्यान से यहाँ देखो, जे चूँकि तुमको लोकल है तो इस बॉक्स के अंदर हो गया, जबकि आई जो है ग्लोबल है, तो आई ग्लोबल यहाँ पर प्रिंट कराया तो वो 10 प्रिंट हो जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, आराम से दोनों ग्लोबल और लोकल प्रिंट हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो एक चीज़ मैं तुमको सिखा दूँ, होता क्या है, जैसे तुम सी में कंपाइल टाइम मेमो होता है, कंपाइल टाइम मेमो क्या होता है, स्टैग होता है कंपाइल टाइम मेमो।
जे इक्वल टू 20 कंपाइल टाइम मेमो में। जैसे तुम रन कराते हो तो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो तुमको डाटा सेगमेंट में चला जाता है। डाटा सेगमेंट में कैसे चलता है और तब आउटपुट प्रिंट होता है। तो देखो यहाँ से जैसे है फटाक से यहाँ पर आ गया 20, आई भी इस तरह यहाँ से कैसे उठ के आया, तो ये दोनों यहाँ पर प्रिंट हो गया, आउटपुट तुमको विजिबल हो गया। फिर जैसे ही रन हटाते हो फिर वापस इस पर यहाँ आ जाता है लोग का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिज्म समझिए कैसे दिखता है। कंपाइल टाइम में स्टैक सेगमेंट में जाता है, स्टैक सेगमेंट ट्रांसफर होकर डाटा सेगमेंट में जाता है। रन टाइम जैसे खत्म होता है रन, फिर वापस स्टैक सेगमेंट में आ जाता है। फिर तो मेमोरी का लोकेशन कैसे हुआ। अब हम जो एक तरीके से दूसरा तरीका क्या है लिखने का कि अगर हमने ग्लोबल लिया इंट आई इक्वल टू 10, वाइड मेन कर दिया, इंट लोकल जो हमने जे लिया था उसको जे नहीं आई ही ले लेते हैं और आई इक्वल टू 20 रखते हैं। आई इक्वल टू 10 लिया था, फिर आई इक्वल टू 20 सेम नाम से दोनों को कर दिया। अब प्रिंटफ करो, यहाँ देखो आई से जब किए तो कोई फ़ायदा हुआ। जब दोनों को तुम आई ले रहे हो तो क्या होगा, जब दोनों को तुमने आई लिया तो हम लोग का मेमोरी ब्लॉक एक ही मेमोरी ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। आई के नाम से सिर्फ एक ही मेमोरी ब्लॉक रिजर्व किया गया है, तो वो हमने एक मेमोरी ब्लॉक से दोनों इंसर्ट कर दिया। चलो दोनों को इंसर्ट कर देखते हैं क्या होता है। प्रिंटफ परसेंट डी आई करते हैं तो हम लोग को 20 प्रिंट हुआ। फिर दोबारा प्रिंटफ परसेंट डी आई करेंगे तो 20 प्रिंट हुआ। ये क्या हो गया दोस्त, यहाँ तो मैंने किया था परसेंट आई और डी तो हम लोग 10 और 20 आया था। यहाँ भी तो मैं एक बार आई में ग्लोबल 10 ले रहा हूँ और लोकल 20 ले रहा हूँ, यहाँ हर बार 20 ही आ रहा। ये क्या बात हुई, इसका मतलब कि मैं जो पिछले वाला लिखा वो मिट गया। बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुमने दोबारा इसको जब डिक्लेयर किया तो जो पिछले का लिखा उसको ओवर राइट हो गया। देखो कैसे तुमने स्टैक मेमोरी में तुमने जब आई लिखा तो और फिर 20 लिखा, तो जब रन टाइम में इधर दौड़ा तो पहले 10 आया। पहले ग्लोबल को डिक्लेयर जो पहले डिक्लेयर किया वो पहले यहाँ पर आता है तो पहले आ गया। फिर जो दोबारा तुमने 20 डिक्लेयर किया रन टाइम में, फिर यहाँ से जब इसको 10 भेजेगा तो इस पर आएगा, इसको पड़ेगा अच्छा 20, इसको भी डाटा सेगमेंट में भेजेगा, स्टैक सेगमेंट से डाटा सेगमेंट पाया तो ये 10 के ऊपर 20 को ओवरराइट करेगा क्योंकि डाटा सेगमेंट देखिए स्टैक सेगमेंट में अलग अलग लिखा होगा। स्टैक सेगमेंट में आई लिखा हुआ है, एक स्टैक सेगमेंट में आई के नाम से एक जे के नाम से अलग अलग दिया है, लेकिन डाटा सेगमेंट में क्या आई तुम 2 रखते हो, इसमें 2 ही रखा है। इसमें अगर तुम डाटा सेगमेंट देखो तो आई इक्वल टू 20 आई इक्वल टू 10 दिया है, लेकिन जैसे ही रन टाइम आता है डाटा सेगमेंट में तो यहाँ पर एक बार डाटा सेगमेंट में 10 लिखा और उसी आई पर 20 ओवरराइट कर दिया। तो देखो 10 छूट गया, 20 दिख रहा हम लोग को, तो ग्लोबल क्या हो गया, हाइड हो गया। और लोकल कौन, लोकल हम लोग का विजिबल है तो लोकल विजिबल 20 हो तो फिर दिक्कत हो जा रहा है, हम लोग फंस गए। तो देखो फंस गए तो फंसने से बचने का एक तरीका है, एक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आता है। ऐसे 4 पॉइंट को मिला करके एक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आता है। ये जो होता है ऑपरेटर जब तुम लगाओगे तुम्हारा छुपा हुआ जो चीज़ है 10 जो छुपा हुआ वो निकल जाएगा। देखो कैसे, प्रिंटफ करो परसेंट डी करो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाओ, आई लिख दो, आप देखो क्या आएगा 10 प्रिंट हो जाएगा। यानी जो छुपा हुआ है हाइट वो निकाल देगा। तो हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से बड़े आसानी से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जावा में भी वहाँ मैंने बोला था ना आपको 4 ले रहे हैं, अब हम क्या करेंगे ए बी सी डी नहीं लेंगे, ए बी ले लेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। दिक्कत है कि जावा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को सपोर्ट ही नहीं करता है, तो दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। तो स्कोप रिजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करता है तो जावा में एक उस समझ लो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर तो नहीं, एक और ऑपरेटर होता है इसका नाम है दिस। उस ऑपरेटर का नाम ही है दिस, THIS दिस, स्मॉल वाला स्मॉल लेटर यूज़ करना चाह रहे हो। तो इस ऑपरेटर का काम बिल्कुल स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो यहाँ पर करता है सेम वही काम करता है। इसके मैकेनिज्म को एक बार देख लेते हैं। जावा में भी जैसे आपने मान लो इंट ए ले लिया, इंट बी लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका क्या था, इंस्टेंट था। अब यहाँ पर आते हैं, इंस्टेंट बोले तो ग्लोबल समझना, और इसके बाद हम लोकल पर आते हैं, इंट ए इंट बी दोनों को ले लिया। इस क्लास में क्या किया, ए इक्वल टू ए कर दिया, बी इक्वल टू बी कर दिया। ए का वैल्यू ए में चला गया, बी का वैल्यू बी में चला गया, यानी कि ये इंस्टेंट जो है उसमें आप ग्लोबल ए बी का वैल्यू चला जाएगा। अब कहते हैं वाइड ऐड करते हैं, एस इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे और इसको एस करके इसको बंद कर दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक लॉजिकल एरर नाम दे दिया है, नाम तो अपने मन से लग सकते हैं। फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन करते हैं, स्ट्रिंग आर करके इसको बंद करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए था आर डॉट ऐड करते हैं, ऐड में 2 और 3 वैल्यू डाल देते हैं। ये 2 और 3 इसमें आएगा, ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल में ए इक्वल टू 2 हो गया, बी इक्वल टू 3 हो गया। अब ये ए और बी जो 2 और 3 हुआ है, 2 और 3 ये वैल्यू तो इस ए में जाना चाहिए, ये वैल्यू इस बी में जाना चाहिए, फिर यहाँ ऐड होकर क्या आना चाहिए 5 आ जाना चाहिए। लेकिन 5 नहीं आएगा तो 0 आ जाएगा। 0 आ रहा मतलब क्या, वैल्यू 0 दे रहा, यानी ये कंपाइल टाइम एरर नहीं हुआ, होता तो एरर दिखाता है। एक्सेप्शन नहीं शो कर रहा मतलब रन टाइम भी एरर नहीं हो रहा कहाँ, आपका लॉजिकली कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो आते उस गलती को समझते हैं कहाँ हम लॉजिकली गलती कर रहे हैं। देखो जावा में जो क्लास लोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लास कैसे लोड होता है, पहले स्टैटिक कोई वेरिएबल्स को लोड करता है, फिर इंस्टेंट को करता है, फिर कंस्ट्रक्टर को करता है, फिर कंस्ट्रक्टर करने के बाद तब जाकर के तुम समझो कि आपको ग्लोबल को करता है, सॉरी लोकल को करता है।
तो सबसे लास्ट में लोकल को करता है। तो अब देखो होता क्या है, तुमने जो यहाँ डिक्लेयर किया है, पिछले बार आपने क्लियर किया, देखो इस प्रोग्राम में या पिछले प्रोग्राम में स्टैटिक कुछ नहीं, सब इंस्टेंट या फिर लोकल है। तो ये तो स्टैटिक पहले इंस्टेंट को लोड करेगा, तो पिछला बार क्या इंस्टेंट ए बी को लोड किया, फिर लास्ट में लोकल को सी और डी को लोड कर दिया था, ठीक है। अब इस वाले प्रोग्राम में क्या हो रहा है, तुमने ए बी लोड करवाया, ठीक है, फिर इंस्टेंट को लोड किया, कंस्ट्रक्टर कुछ है नहीं, चलो आप फिर ग्लोबल के पास गए, ग्लोबल के पास जैसे तो वो ए और बी था, तो ये ए पर ओवरराइड ए कर दिया, बी पे ओवरराइड बी कर दिया, अभी खुल के देखो ना ओवरराइट हो गया। तो क्या हो गया, जो लोकल था वो विजिबल हो गया और इंस्टेंट जो था वो क्या हो गया, हाइड हो गया। जैसे सी में हुआ था ग्लोबल हाइड हो गया, तो यहाँ भी वो हाइड हो गया। तो अब इसको कैसे किया जाए, तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए जैसे मैंने आपको दिस को यूज़ करते हैं, तो दिस वही काम करता है। और दिस का क्या यूज़ है तो आप बताना, दिस इज यूजफुल होता है इन सिचुएशन जब लोकल वेरिएबल ग्लोबल इंस्टेंट वेरिएबल को, इंस्टेंट वेरिएबल एक और नाम है ए फील्ड भी कहा जाता है, इंस्टेंट वेरिएबल को ध्यान रखिए कभी कभार ए फील्ड भी कहा जाता है। तो ए फील्ड को जब ढक लेता है या शेडो कर देता है तो उसको कॉलिंग करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और कॉलिंग सिंटेक्स क्या होता है, तरीका कैसे कॉल कैसे करेंगे, तो दिस लिखना, डॉट लिखना, इंस्टेंट लिखना बराबर लोकल, ये तरीका है। देखो एक प्रोग्राम दिखा देता हूँ कैसे करोगे, सेम प्रोग्राम भी लेते हैं, सब कुछ सेम है, कर दिया ए इक्वल टू बी इंट ए इक्वल टू आई बी किया, यहाँ बंद किया। अगर ए इक्वल टू मैं ए कर दूँ तो ये लॉजिकल एरर होगा दोस्त, याद रखना, तो कभी ए इक्वल टू ए मत करना। दिस डॉट इंस्टेंट, इंस्टेंट क्या है हमारा ए है, तो दिस डॉट इंस्टेंट कर दिया, बराबर क्या करना, लोकल जो है ए कर देना, हो गया सिंपल। फिर बी के साथ भी वही कर देना, हो गया। तो ये एक तरीका हो गया। एक और प्रोग्राम मैं तुमको दिखाता हूँ तुम्हारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा ठीक करने के लिए, मजबूत करने के लिए। जैसे यहाँ पर भी एक क्लास है ए बी ले लिया और ग्लोबल जो वेरिएबल लोकल वेरिएबल ए और सी लिया, ए और बी नहीं लिया, ए और सी ले लिया। अब देखो दिस डॉट ए करना बराबर ए कर दो, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ बी इक्वल टू सी कर दोगे, क्योंकि देखो बी और सी सेम नहीं है, तुम देख लो ये बी है ये सी है, तुम बी इक्वल टू सी कर सकते हो। अगर चाहो तो क्या कर सकते हो, दिस डॉट बी और सी भी लिख सकते हो। लेकिन अगर तुम दिस यहाँ सिंपल तुम दिस डॉट ए इक्वल टू बी और दिस डॉट बी इक्वल टू सी कर सकते हो। तो अगर ये करोगे तो भी सही है, वो करो तो भी सही है। लेकिन एग्जामिनर के जो देखने वाले क्या सोचेगा, इसको दिस का यूज़ करने नहीं आता, वो को जाहिल समझेगा। क्योंकि दोस्त जहाँ मेरा ये सी है और ये बी दोनों अलग हो गया, तब इनको लिखने के लिए हम चाहें तो दिस डॉट बी सी लिख सकते हैं, चाहे तो बी डॉट सी लिखेंगे। तो हम दिस डॉट बी सी लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को लंबा करेंगे, ज़्यादा अपना कोड यूज़ कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा, अगर आपने अपना कोड भी बढ़ाया तो फिर जाहिर सा बात है जो बाइनरी कोड भी बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा आपका प्रोग्राम का। तो ऐसी गलती मत करना, दिस मत लिखना, नॉर्मल लिखना। अब देखो वर्क इन ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर दिस जो है ऑलवेज वर्क इन ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि तुम इंस्टेंट के साथ, सिर्फ इंस्टेंट के साथ काम करता है, ना ही स्टैटिक के साथ, ना ही किसी और का। दिस हमेशा वर्क करेगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दिस ऑलवेज वर्क इन ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट। ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट मतलब बॉडी होता है दोस्त, ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्ट के बॉडी के अंदर, तो ऑब्जेक्ट के बॉडी के अंदर कौन होता है, इंस्टेंट होता है, तो ये इंस्टेंट के साथ ही काम करेगा नहीं करेगा। दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी इसको कहा जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर, कोई पूछेगा तो बोला दिस इज एक कीवर्ड है जो इंडिकेट करता है करेंट ऑब्जेक्ट कैन बी रेफरेंस किया सकता है इन द बॉडी ऑफ इंस्टेंट मेथड या इंस्टेंट कॉन्टेक्स्ट, जरूर बोलना है। देखो इसको अंडरलाइन करवाया, अगर इंस्टेंट और इंस्टेंट कॉन्टेक्स्ट या इंस्टेंट मेथड नहीं बोला तो तुम्हारा डेफिनेशन दिस का जीरो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि दिस जो है रेफरेंस है जो स्टैटिक के साथ या किसी भी और इंस्टेंस छोड़ के किसी के साथ काम नहीं करते, क्योंकि स्टैटिक तुम ध्यान रखो बाउंड्री वाल पर होती है, इंस्टेंट बॉडी के अंदर होता है। और मैंने तुमको दिस बताया था कि दिस जो है ऑलवेज हमेशा वर्क करता है इन द बॉडी कॉन्टेक्स्ट में, समझे। ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट मतलब बॉडी होता है, बॉडी के अंदर तो सिर्फ इंस्टेंट होता है, दिस होता नहीं है। तो यही बात है। और स्टैटिक को एग्जीक्यूटेड इन द, तो यही बात है, यहाँ लाइन पढ़ लो, सिंपल है।